हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 और जेई मेन के पीवाईक्यूज लेके आया हूं। बच्चों पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं। ये जो जितने भी पीवाईक्यूज बच्चों आप लोग कर रहे हो ना, इनका दो तरीके से बेनिफिट होने वाला है। एक तो जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उनको अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। बच्चों यकीन मान के चलना कि जो बच्चे जेई मेन के लिए इन इस तरीके की इस लेवल की प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, उनको डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा ही होगा। अब बहुत सारे बच्चे थ्योरी के बेसिस पे थ्योरी का रिवीजन कर रहे होते हैं लास्ट मिनट में, तो भैया थ्योरी का रिवीजन करने से तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, किस तरीके से अप्लाई होते हैं, ये तो तुम तब सीखोगे ना जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब जो बच्चे जिन्होंने मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है मतलब ना, और उनको लगता है कि उनको तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है मतलब ना टॉपिक में, तो उनके लिए तो पूरे के पूरे वीडियो देखो। फिर तो आप ना, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप पूरा वीडियो देखो, ये कर सकते हो। अदरवाइज आप एक काम करो कि पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, जिस क्वेश्चन में अटको उसकी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देख लो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है बच्चों अपन को ना, ठीक है। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस क्या है वो करना स्टार्ट करते हैं। Two identical charge particles, each having mass 10 gram and charge 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, are placed on the horizontal table with a separation L between them such that they stay in a limited equilibrium. If the coefficient of friction between each particle at the table is 0.25, find the value of L। ठीक है, L की वैल्यू बच्चों आप लोगों को इन्होंने यहाँ पे बतानी है। तो एक टेबल पे दो पार्टिकल रखे हुए हैं बच्चों, और दोनों पार्टिकल का जो, एक मिनट ना बना देता हूँ पहले। दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया। अब इन दोनों में बच्चों चार्ज पार्टिकल है दोनों, तो दोनों पे फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ रिपल्सिव, इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा, इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों के, इस फोर्स के अपोजिट जो है ना फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों इधर की तरफ, ऐसे ना, ऐसे करके फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, ये फोर्स इस पे लग रहा होगा। के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, ये इस पे लग रहा होगा। और इन्होंने बोला है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, मतलब ना यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। अगर इस पे लिमिटिंग लग रहा होगा तो इस पे भी लिमिटिंग ही लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन तो। और क्यों, क्योंकि देखो इसको रोकने के लिए जो मुझे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है ना वो इतने की रिक्वायरमेंट है, इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो इसके बराबर है। और ये दोनों फोर्स बराबर है, तो लिमिटिंग दोनों पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा बराबर लग रहा होगा। दोनों बच्चों चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है, दोनों के बीच में म्यू सेम है, तो दोनों पे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो एफ लिमिटिंग जो होता है ना बच्चों, एफ एस लिमिटिंग जो होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे म्यू एम जी के बराबर आ जाएगा। और ये बच्चों के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। म्यू की वैल्यू बच्चों 1/4 के बराबर दे रखी है, 0.25 जो होता है ना वो 1/4 होता है। एम बच्चों 10 ग्राम है तो उसको लिख देना 10⁻³ ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। इंटू जी, जी बच्चों 10 के बराबर आ जाएगा। के हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10⁹ क्यू का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। एल कितना है बच्चों, यही तो पूछा है हमें, ठीक है। इसको अलग कर देंगे, ये बच्चों 9 है यहाँ पे, ठीक है। अब 9, और ये अगर उधर जाएगा 3 12, पहले तो इसको इनको उड़ा देना आपस में, ठीक है। तो एक ही बचेगा 10, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 बचेगा अभी भी ना, ओके। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4 इधर आ जाएगा, एक 4 ऑलरेडी है, एक 9 ऑलरेडी है, और 10⁻⁻4 बच रहा होगा। तो एल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर, मतलब 12 सेंटीमीटर के बराबर। ये होगा बच्चों इनके बीच का गैप, 12 सेंटीमीटर के बराबर बच्चों इनके बीच का गैप होगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर गैप होगा बच्चों इनके बीच का ना, और ये आंसर आ जाएगा इनका। क्लियर बच्चों, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था एक ना, ये वाला। अगले पे चलते बच्चों। A long cylindrical volume contain a uniformly distributed charge of density rho. The radius of the cylindrical volume is r. The charge q revolve around the cylinder in a circular path. The kinetic energy of the particle is। देखो बच्चों, एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है। ये एक कोई लॉन्ग सिलेंडर यहाँ पे हो गया इस तरीके से ना, ये वाला। और एक चार्ज पार्टिकल बच्चों इस लॉन्ग सिलेंडर के राउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से ना, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसे v से आ रहा होगा। इसकी रेडियस बच्चों कितनी है, इसकी रेडियस बच्चों यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, इसकी रेडियस नहीं दे रखी है, चलो रेडियस r मान लेते हैं। जहाँ तक मुझे याद है ना इसमें ये
आर पे डिपेंड ही नहीं करता है ना वी। तो इन्होंने आपसे पता है क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर पे अगर आप यहाँ पे जो इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है तो बच्चों वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही रिवॉल्व कर सकता है। भाई मुझे अंदर की तरफ फोर्स चाहिए ना जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। और ये वाला बच्चों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान ले रहा हूँ इसका ना, मतलब पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मान ले रहा हूँ इसके ऊपर ना, सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ आएगा, लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। तो F इजिकल टू क्यू इंटू ई के बराबर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर लग रहा होगा। ई की वैल्यू जो होगी ना बच्चों, वो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगी। आप बोलोगे सर लैम्डा कैसे लिखूंगा, तो बच्चों इसकी एल लेंथ का चार्ज लिखना है, इसकी एल लेंथ का चार्ज आएगा बच्चों रो पाई आर का स्क्वायर इंटू एल। एल लेंथ का ये चार्ज होगा, उससे एल लेंथ का एक वायर बनेगा, कंप्रेस कर देते ना बच्चों, सिलेंडर के बाहर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हो ना, तो सिलेंडर के पूरे चार्ज को कंप्रेस करके एक वायर मान लेते हो, ठीक है। तो मान लो ये एल लेंथ का जो चार्ज होगा ना, इससे कंप्रेस करके एल लेंथ का वायर बनेगा। तो एल लेंथ का चार्ज कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम, और वो लैम्डा इंटू एल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वायर जो बनेगा ना उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा कह रहे हैं। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है बच्चों, एल से एल कट जाएगा, तो लैम्डा बच्चों रो पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको यहाँ पे ले जाकर रख देना बच्चों, के की वैल्यू पुट कर देना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 2 से एक काट दिया मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता ना, 2 से काट दिया। लैम्डा की वैल्यू रखो बच्चों रो पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्यू इंटू ई, तो क्यू रो पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये बच्चों एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होना चाहिए। आर से एक तो आर काट देना, ठीक है, पाई से पाई काट देना। तो बच्चों जो वी की वैल्यू आ जाएगी ना, वी की वैल्यू वो आ जाएगी क्यू रो आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अच्छा एक मिनट ना, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों इसकी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, तो ये हो जाएगा क्यू रो आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू रो आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन। ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है भाई, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें एक सिलेंडर के, सॉलिड सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, इसमें बाहर कैलकुलेट करना है। सिलेंडर के केस में बच्चों हम कंप्रेस करके वायर मान के करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन, 64 conducting drops each of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of the surface charge density of the bigger drop to the smaller drop will be। ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक ड्रॉप है चार्ज हमें ये दे रखा है, तो सिग्मा 1 जो होगा ना, पहले जो होगा वो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब 64 ड्रॉप है बच्चों ना, 64 का वॉल्यूम जो होगा ना 4 पाई आर का पावर 3, इससे एक ड्रॉप बना रहे हैं हम ना, तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। तो कैपिटल आर जो आ जाएगा ना बच्चों, वो 4r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कैपिटल आर आ गया ना बच्चों, वो 4r के बराबर हमारे पास आ जाएगा। पहले तो ये समझ लो, जो एक ड्रॉप बनेगी ना उसका जो रेडियस होगा वो 4r के बराबर होगा। तो अब इसका सिग्मा जो होगा ना बच्चों, 64 ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, 64 क्यू के बराबर डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस कैपिटल आर को ला के रख देना, तो 64 क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बनेगा बच्चों यहाँ 16 इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। जब आप कैपिटल आर की जगह 4r रखोगे ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों 4q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1। रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप डिवाइडेड बाई स्मॉलर ड्रॉप विल बी इक्वल टू 4। और यही बच्चों हमारा आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों,
3 identical charge ball each of charge 2 coulomb are suspended from a common point P by the silk thread of 2 meter each as shown in the figure। तो बच्चे यहाँ पे एक सिल्क थ्रेड दे रखी है, मतलब 3, और इनसे आपने चार्ज बॉल को ऐसे सस्पेंड करा रखा है। ओके, दे फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है भाई, इनकी लेंथ 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, 2 मीटर और ये 1 मीटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉल विल बी। पहले तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज बॉल तो बच्चों 0 आएगा, है ना, और 0 वाला कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। तो इन्होंने बोला था रेशियो ऑफ द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज्ड बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल विल बी। ये बच्चों पता है इन्होंने बड़ा ही मतलब अजीब सा गलत सा क्वेश्चन पूछा है, और ये मेन का पी वाई क्यू बच्चों ना। अब देखो इसमें नेट फोर्स तो इस वाली चार्ज बॉल पे इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स तो 0 आना चाहिए, पर इन्होंने पता है क्या है, इन इतना दिमाग नहीं लगाती है ना। जेई मेन में मतलब यही तो पंगे होते हैं। नेट फोर्स का मतलब पता है क्या कह रहे हैं ये, जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा होगा बच्चों, वो एक किसी भी बॉल पे दो रिमेनिंग 2 बॉल लगा रही होंगी, है ना, रिमेनिंग 2 बॉल लगा रही होंगी, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जैसे इस वाली पे लग रहा होगा इधर के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, इधर लग रहा होगा के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये एंगल बच्चों 60 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको पता है कि दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स 60 डिग्री एंगल पे लग रहे होते हैं, तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिक, ये ध्यान रखना, इन्होंने इलेक्ट्रिक मेंशन नहीं किया था, और √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और फोर्स भाई ईच बॉल जो होगा वो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों इन्होंने जो पूछा था ना नेट फोर्स, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई फोर्स बिटवीन 2 बॉल, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, जो इसकी इंफॉर्मेशन से हमें पता लग रहा है, और देखो वही इन्होंने दिया था। तो इन्हें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक वर्ड लिखना भूल गए। अगर आप बोलो ना नेट फोर्स ऑन द बॉल दैट इज 0, इस पर देखो नीचे mg लग रहा होगा और टेंशन लग रहा होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट सेंट्रॉइड की तरफ आ रहा होगा, सेंट्रॉइड वाला इसको इलेक्ट्रिक को बैलेंस कर रहा होगा, और ऊपर वाला बच्चों mg को बैलेंस कर रहा होगा। अच्छा, इसमें अगर और ज्यादा पूछा होता ना, तो मुझे पता है वो फोर्स पता करने के लिए मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, यहाँ पे सेंट्रॉइड पे ये डिस्टेंस पता करनी पड़ती, जो कि 1/√3 के बराबर आती। तो मेरे पास ये एंगल थीटा आ जाता, ये वाला थीटा आ जाता, और आपको याद हो तो टेन थीटा जो होता है एफ इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई वेट, ये बच्चों फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग ना, लेकिन उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, इसमें साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई दिस, तो 1/2√3 के बराबर आ जाती है, पर वो जरूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन कर दिया, मतलब ना एक तरीके से, और गलत तरीके से गलत क्वेश्चन दे दिया है ना। तो मैं समझ में आ गया बच्चों, मैंने तुम्हें बता दिया, कई बार तुम्हें ऐसे ऐसी सिचुएशन भी फेस करने को मिलेंगी और तुम इनमें मतलब फाइट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उनके हिसाब से भी सोचना है कई बार कि पेपर में उन्होंने क्या दिया होगा क्या देना चाहते थे, वो गलती से क्या बना दिया, ये सोच के चलना है। 2 point charge A and B of the magnitude this and this respectively are placed at a distance d apart. The electric field at the midpoint O between the charges is this. Then the d कितना होगा बच्चों, ये पूछा है इन्होंने ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे 1 पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, 1 पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये Q बोल दो बच्चों, तो इस वाले को माइनस का Q बोल दो। अब मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, दोनों की वजह से इधर की तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना बच्चों, आपको पता है E एट मिड, वो आएगा बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाई dy2 का स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई dy2 का स्क्वायर। ई एट मिड जो आएगा ना बच्चों, वो 8 के क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा मिड पॉइंट पे ना, और उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमें 6.4 इंटू 10⁴ के बराबर। तो 8 के की वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू, क्यू कितना दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई बच्चों इसको इधर ले आना 6.4 इंटू 10⁴, और इसको डी स्क्वायर को बच्चों दूसरी तरफ ले जाना, क्योंकि डी की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे नहीं। तो देखो एक ये वाला डेसिमल और ये है ना, ये तो यहां बनेगा 3, 3 और 6 9, इसको काट देंगे। ठीक है, 64 बच्चों 8 और 8, इससे ये कट जाएगा। डी की वैल्यू बच्चों आपके पास 3 मीटर के बराबर आ रही होगी, एंड दैट विल बी योर आंसर।
ठीक है, इतना सा करना था, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी हो रही है ना भाई, है ना, बढ़िया मजा आ रहा है ना तुम्हें। इनसे भी करोगे ना अगर आप प्रिपरेशन तो भी हो जाएगी, मतलब ना, अगर आपको बिल्कुल जीरो हो ना, आप इससे कर लो प्रिपरेशन, फिर तो क्वेश्चन देखते जाओ, मतलब ना तुम्हें अच्छा लगेगा। अब देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना उसका इफेक्ट आएगा, वो तो बाद में टाइम के साथ पता चलेगा। A positive charge particle of 100 milligram is thrown in the opposite direction to a uniform electric field of this strength. तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आपने इधर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम के बराबर है। चार्ज ऑन द पार्टिकल बच्चों, जो चार्ज दे रखा है वो 40 माइक्रो कूलम दे रखा है, दिस कूलम दे रखा है, ठीक है। एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट मोमेंटली। इसका जो, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। एफ इलेक्ट्रिक जो होगा बच्चों Q इंटू ई के बराबर होगा। ई की वैल्यू ये है ना, तो आ जाएगा वो 4 न्यूटन के बराबर। एक्सेलरेशन जो आएगा ना इस पार्टिकल का बच्चों, 4 डिवाइडेड बाई मास, अच्छा मिलीग्राम में दे रखा है बच्चों ना, ये ध्यान रखना। तो 0.1 ग्राम मतलब 10⁻³ माइनस का 3, तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा बच्चों इसका एक्सेलरेशन। आपको पता है बच्चों, जब इसकी मतलब जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस चल चुका होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी का स्क्वायर, इनिशियल बच्चों 200 दे रखी थी, 200 का स्क्वायर प्लस का 2, एक्सेलरेशन बच्चों माइनस का 4 इंटू 10⁴ के बराबर दे रखा है, इंटू डी मैक्स। तो जो डी मैक्स आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 1/2 मीटर, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर चल के ये पार्टिकल रुक जाएगा। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था बच्चों ना, इसमें मतलब काइनेमेटिक्स के ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे थे। क्लियर है भाई। एक और बढ़िया क्वेश्चन लो, मतलब बढ़िया, मतलब तुम कहोगे जेई मेन में सर बहुत तूफानी क्वेश्चन कराओ, तूफानी थोड़ी कराएंगे, बढ़िया मतलब यही है कि बस रिवीजन कर लो अच्छा सा। 2 point charge Q are placed at a distance d apart. A third point charge Q is placed at a distance x from the midpoint on the perpendicular bisector. The value of x at which the charge Q will experience the maximum coulomb force. बच्चों एक मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जिसको मैं KST बोलता हूँ, कैलाश शर्मा ट्रिक, ठीक है। इट्स नॉट GST, इट इज द KST। कैलाश सर की ट्रिक बोल दो या कैलाश शर्मा ट्रिक बोल दो, ठीक है, शर्मा ट्रिक, ओके ठीक है। व्हाट इज दिस KST, इसको बच्चों ध्यान रखोगे ना तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। कभी भी बच्चों एक सर्कल पे बहुत सारे चार्ज रखे हो, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, बहुत सारे चार्ज रखे हैं। उस सर्कल की एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, एक तो कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा अगर ये चार्ज सिमेट्रिक नहीं है तो, और एक आएगा अलोंग द एक्सिस। तो मैं एक्सिस के अलोंग वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ई अलोंग द एक्सिस जो होता है ना बच्चों, वो के क्यू टोटल सारे चार्जेस को ऐड कर देना विद साइन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फोर्स बोलो, फोर्स का फॉर्मूला भी बच्चों यहाँ पे अगर एक क्यू चार्ज रखा होगा ना तो फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई के बराबर। तो यहाँ पे एक मान लो क्यू डैश चार्ज रखा हुआ है, तो क्यू डैश और मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। फोर्स इतना आता है, और ये मैक्सिमम होता है बच्चों जब आप इसका डिफरेंशिएशन वगैरह करोगे, तो जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का r/√2 होती है ना, तब ये बच्चों मैक्सिमम होता है। तो r क्या है, वो जो सर्किल पे जिस पे चार्ज आ रहे हैं। अच्छा ये सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट के बारे में बात करता है, अलोंग एक्सिस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाले की बात नहीं करता। मान लो इन सारे चार्जेस का सम 0 हो, मतलब कुछ नेगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो, रिजल्ट नेट सम 0 हो, तो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, फिर वो एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा होगा। एक्सिस के परपेंडिकुलर के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। तो के क्यू टोटल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहां पे क्यू चार्ज रखा है तो ये होता है। और बच्चों एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो r/√2 पे आती है। अब हमारे केस में बच्चों कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज।
और उनकी ये परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे जाके हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। ये अब अगर दोनों चार्ज बच्चों यहाँ पे रखे हैं तो एक बात बताओ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना डी, तो यहाँ पे आर का काम कौन करेगा? आर का काम बच्चों dy2 करेगा या नहीं करेगा? आप बोलोगे हाँ सर। तो बच्चों ये x की किस वैल्यू के लिए? x बच्चों r/√2 के लिए मैक्सिमम आता है फोर्स। यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा है तो ना, यहाँ पे q रखा है, यहाँ पे q रखा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा ना अलोंग दी एक्सिस, अब इसमें बच्चों परपेंडिकुलर नहीं आएगा, दोनों चार्ज आमने सामने रखे ना तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, अलोंग दी एक्सिस ही आएगा। दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज आमने सामने रखे होंगे ना बच्चों, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर की तरफ आएगा, फिर उसमें परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो ये जो लग रहा होगा ना बच्चों एक्सियल होगा, और एक्सियल की वैल्यू मैक्सिमम का वो थी r/√2 पे, r की वैल्यू dy रख देना, तो x इक्वल टू dy2√2 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, जहां पे dy2√2 पे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो तीसरा पार्टिकल है। ये KST समझ में आई बच्चों? KST को तो दिमाग में रखना ही रखना। रिंग हो या दो चार्ज हो, चार चार्ज हो, उनके मान लो एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज रखे हैं और उसके एक्सिस पे मतलब हम बात करें तो यही फंडा लग जाएगा, KST लग जाएगा, ठीक है। लेकिन KST सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट बताती है, चार्जेस को बच्चों विद साइन हमें यूज करना होता है। और अगर आमने सामने डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे चार्जेस, अगर सर्किल बनाना होता है, सर्किल की रेडियस आर है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम फोर्स एक्सिस वाले चार्ज पे जो आएगा वो r/√2 पे आता है। तो r और कई बार लेंथ वगैरह का रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ जाता है, और ये कर देता है बच्चों इस तरीके से सॉल्व, रिंग में भी लग जाएगा, ठीक है। डी पॉइंट डी वाला मतलब हमारा सही है, ठीक है, वही हमने किया। इफ द इलेक्ट्रिक potential at any point in the space is given by v equal to 3x square, the electric field at this point, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में भी किए थे। पोटेंशियल जब दे रखा होता है ना बच्चों, पोटेंशियल आपको फंक्शन ऑफ x दे रखा है, y दे रखा हो, z दे रखा हो, तो यहाँ से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, तो वो माइनस का डेल v बाई डेल x होता है। मतलब आप पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो। y कंपोनेंट पता करने के लिए बच्चों माइनस का डेल v बाई डेल y होता है, ऐसे डेल v बाई डेल z बच्चों z कंपोनेंट होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल सिर्फ x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x कंपोनेंट आएगा और वो माइनस का डेल v बाई डेल x के बराबर आएगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, माइनस का 6x आ जाएगा। जिस पॉइंट पे पूछा है ना बच्चों उस जगह पे x की वैल्यू 1 है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का 6 वोल्ट पर मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा, 6 वोल्ट पर मीटर से अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों ना। नहीं तो अगर अगर यहाँ पे y का कंपोनेंट टर्म भी होता ना, z का भी होता, तो हमें y कंपोनेंट और z कंपोनेंट भी कैलकुलेट करने पड़ते, फिर i कैप j कैप k कैप इलेक्ट्रिक फील्ड आता, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताना पड़ता, ठीक है। पर इन्होंने उस इंटेंशन से पूछा ही नहीं है। A particle of charge minus का q and mass m moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge of linear charge density lambda, then the time period will be given as। देखो बच्चों, जैसा सबसे पहला क्वेश्चन था ना इस वाली पीडीएफ का, शायद सबसे पहला ही था, उसमें बस एक पहला नहीं दूसरा, उसमें एक सिलेंडर दे रखा था, उसके अराउंड घुमा रहे थे चार्ज पार्टिकल को। अब इसमें क्या करना है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, इनफाइनाइट चार्ज है, इसके अराउंड ये घूम रहा है ऐसे ना, मान लो इसकी स्पीड v के बराबर है, तो माइनस का q चार्ज है बच्चों। ये हमारी शीट का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारी शीट में भी आया है ना। तो F इलेक्ट्रिक अंदर की तरफ लग रहा होगा और वही इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हमें टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो 2πr डिवाइड बाई v के बराबर होता है। F इलेक्ट्रिक जो आएगा बच्चों वो आएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू q, ये हो गया बच्चों q इंटू ई करके फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, r से बच्चों r कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों v की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर लैम्डा q डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू m। v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसको यहाँ ले जाकर रख दो, टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों 2πr डिवाइडेड बाई v, दैट इज लैम्डा इंटू q 2πε0 इंटू m, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इसका t का स्क्वायर कर दूं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4π स्क्वायर प्लस ये 8π⁻³ r का स्क्वायर ε0 m
डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू क्यू। अच्छा इन्होंने बच्चों पता है के की वैल्यू पुट नहीं की है, मतलब ना के टर्म्स में आंसर पता करना है, तो यार एक काम करना बच्चों, हमें ना यहाँ पे के की वैल्यू पुट करके हमने गलती कर दी, तो इसको हम क्या करेंगे, v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल टू 2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई m का रूट। ठीक है, v हमारे पास ये आ जाएगा, तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा ना बच्चों वो 2 π r डिवाइडेड बाई v, 2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइड बाई रूट के अंदर m, 2k लैम्डा इंटू क्यू 2 π r, ये आ रहा है 2k लैम्डा इंटू क्यू। दिस सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लो जी, हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते बच्चों। यहाँ पे force between the 2 point charge q1 and q2 placed in the vacuum at a distance r centimeter apart is f. The force between when they are placed in the medium having the dielectric constant k equal to 5 at r by 5 centimeter apart. तो बच्चों इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने बोला कि दो चार्ज जब, अच्छा जब ये बोलते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, जब द फोर्स बिटवीन, अब इसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर मीडियम में ले जाने पे दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स थोड़ी बदलता है, हाँ उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट फोर्स चेंज हो जाता है मीडियम की वजह से, फोर्स लगने की वजह से ना, मतलब जेई मेन में इतना नहीं सोचना बच्चों ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जब बोलते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इन द मीडियम, देन यू हैव टू कंसीडर के वो जो डायरेक्ट एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते हैं ना वैक्यूम वाले फोर्स को, आपको पता होना चाहिए कि दो पार्टिकल अगर मीडियम में रखे हुए ना तो उन पे जो फोर्स लग रहा होता है वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का, दो पार्टिकल अगर मीडियम में रखे होते हैं ना, एफ इन मीडियम जो होता है ना बच्चों, वो एफ इन वैक्यूम दैट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। एप्सिलॉन आर जो होता है ना बच्चों, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मीडियम में फोर्स घट जाता है ना, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे पता है क्या है, इन्होंने डिस्टेंस भी बदल दी है। तो जो एफ था ना बच्चों वैक्यूम में जब थे, तो वो था के, वैक्यूम में फोर्स था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर के बराबर। मीडियम के अंदर जब ये लेके गए ना, तो एक तो बच्चों एक एप्सिलॉन आर से पहले डिवाइड कर देना, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r/5 की पावर 2, ये आ जाएगा बच्चों फोर्स। तो r/5 डिस्टेंस अगर होती तो जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा होता ना, दैट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, ये होगा। तो अब यहां से इसकी वैल्यू तो बच्चों f रख देना, तो 25f डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर विच इज 5, f इन मीडियम जो आ जाएगा ना बच्चों वो 5f के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मीडियम में जो फोर्स होगा बच्चों वो 5 गुना होगा, इसका सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वैसे तो 1/5 आता है ना, बहुत सारे बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस को भी बदल दिया है, r/5 कर दिया डिस्टेंस ना, उसके चक्कर में ये आंसर आएगा बच्चों ना, हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे लगे बच्चों 10 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, हमने अब तक टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जेई मेन के पीवाईक्यूज, और इसी तरीके से बच्चों और भी पीवाईक्यूज में अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहिए बच्चों, इनको क्वेश्चंस करते जाइए, रुकना नहीं है अपन को, रुकना नहीं, थकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है, तभी तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों को बता देना कि यार देख पीवाईक्यूज तो सर के साथ कर ले, बहुत बढ़िया तरीके से सर रिवीजन करा रहे हैं, है ना, बोल देना अपने दोस्तों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ऐसे अमेजिंग पीवाईक्यूज के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।